हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको किससे लिखते हैं? वीडी से, जहां पे डी किसको डिनोट करेगा? ड्रिफ्ट को, और वी किसको करेगा? वेलोसिटी को। राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चालक पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे गति करेंगे? जिगजैग। जैसे मान लेते ये कोई चालक है, अपना बेलनाकार चालक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है? किसी तरह का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या है? अनुपस्थित है। अब इस चालक के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे चालक है। 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 29। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन में। राइट। अब ये क्या है? अब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, यानी बाहर से किसी तरह का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होगी? यादृच्छिक गति होगी। किस तरह की होगी? यादृच्छिक। और जो यादृच्छिक गति होती है वो कैसी होती है? जिगजैग टाइप की, जिगजैग, ठीक है। अब जिगजैग आकृति में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से गति करेंगे? वो ऐसे जाएंगे, राइट। तो यहाँ से इधर की तरफ आएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ ये जाएंगे। इस तरह से कहीं पे भी जा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आपके, इस तरह से कोई, राइट, इस तरह से। तो इनकी जो गति होगी वो किस तरह की होगी? जिगजैग टाइप की, रैंडमली। तो इन पर क्या है? किसी तरह का कोई नियंत्रण रहता है, ये अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो वो जो होंगे वो क्या कराएगी? यादृच्छिक गति कराएगी, राइट। यादृच्छिक गति, रैंडमली, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, राइट। अब देखो, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है? सभी का औसत वेग वो होता है पहला इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? ये वेग है। मान लेते हैं ये पहले इलेक्ट्रॉन्स है, U1 है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका वेग क्या है? U2 है। इस तरह से ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, U3 है। तो इन सभी का अब टू कितना है? UN है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? N है, राइट। तो इनका औसत वेग कितना होता है? औसत वेग, U एवरेज, औसत लेते हैं। औसत इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन में? अब वो अपनी शेप कितनी, मतलब उसका आयतन कितना है? उसका आयतन कितना है? ये जो बेलनाकार वस्तु है उसका कोई आयतन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मतलब अपने पास V आयतन है यहाँ पर, ठीक है। कितना है? V आयतन है। तो V 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना होगा? 10 की पावर 29 होगा। तो V आयतन में कितना होगा? तो वो V आयतन में निकालेंगे। V आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? लगभग 10 की पावर 29 गुणा V हो जाएगा भाई, इस तरह से। तो इस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? औसत वेग कितना होगा? 0 होगा। ये हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आगे मैं इक्वेशन यूज करूँगा वहाँ पर U की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये कब है? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, राइट। तो ये आपका क्या है? तभी लागू होता है, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होगा? 0 होगा। अब आगे बात करते हैं अपवाह वेग में। अपवाह वेग में क्या होता है कि यहाँ पर उस चालक पर क्या है? विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र
की उपस्थिति में। तो वो देखते किस तरह से। देखिए सबसे पहले एक चालक बनाते हैं, बेलनाकार चालक है यहाँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब कि क्या है, एक सिंपल चालक तार है, और चालक तार जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, गोलाकार होते हैं, बेलनाकार रूप में होते हैं। तो ये कैसा है, बेलनाकार चालक है, बेलनाकार चालक। ठीक है भाई, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसका एरिया कितना है, ए है, राइट। तो इसको क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से अपन इसको आरोपित करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र इसमें लगाते हैं। तो ये आपकी बैटरी हो गई, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट भाई। तो अब इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है, देखो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है। अब विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन भी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, राइट। तो क्या हो गया, अब विद्युत क्षेत्र क्या है, कुछ ना कुछ है, वोल्टेज लगाया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया इसमें, केस में नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र हमने आरोपित किया हुआ है, राइट भाई। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, चालक है ये, और चालक के अंदर क्या होता है, चालन किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, ये हमने करंट की डायरेक्शन इस तरफ ली है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इसके विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में गति करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन शो करे, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और वैसे भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखिए ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। उस जहाँ पर अभी जो पिछले वाले केस में क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या था, शून्य था, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होगी, अनियमित होगी, ठीक है। वो आकर वो जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाती है, यादृच्छिक गति, जिग जैग टाइप में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया है तो इस पर एक बल और काम करेगा। बल इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू ही होगा, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य तो है नहीं, ठीक है। और पिछले वाले केस में क्या था, विद्युत क्षेत्र शून्य था, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो उस केस में क्या होगा, बल भी शून्य होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉनों पर किस तरह का कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो फोर्स काम नहीं करता तो उस समय क्या है, उनकी जो गति होती है वो रैंडमली गति करते हैं। तो इस कारण क्या होगा, वो जो गति होगी वो जिगजैग टाइप की होगी। परंतु यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल एक विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, शून्य नहीं है। देखो अब शून्य नहीं है तो कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा, फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब ये जो फोर्स होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, वो आपके विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है भाई। जो फोर्स होगा यहाँ पर, वो फोर्स क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस क्यू है, तो क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेश क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं यहाँ पर, देखो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ बराबर क्यू ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो इस पर आवेश कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ बराबर कितना होता है भाई, माइनस ई होगा, राइट भाई, इस तरह से। अब यहाँ पर आवेश जो लिया है ना वो हमने, वो चालक में आवेश वाहक कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, एक तो प्लस ई होता है, प्लस ई क्या होगा, प्रोटॉन होता है, और माइनस ई क्या होगा, माइनस ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ठीक है ना, इस कारण मैंने क्या लिया है, माइनस लिया है। अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्शन देख सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो इन पर एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक फोर्स काम करता है, बल कार्य करता है, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो किधर की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उस दिशा में, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग होगा इस तरह। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की ओर गति कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो
विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है और यहाँ जो आपका क्या है अपवाह वेग है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी अपवाह वेग की कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम वेग होगा वही क्या कहलाएगा, उसका अपवाह वेग कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट इसमें है दो उत्तरोत्तर टक्करों में लगने वाला समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो अब देखिए जो इनकी गति की बात करते हैं, अब गति किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक नियमित दिशा में गति करते हैं जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक गति, इसमें डायग्राम्स है किस तरह से है। ये ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है ए पोजीशन से चल रहा है, ए पोजीशन से यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद राइट, तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आया। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पे गति, यहाँ पे, इसके बाद ये इस तरह से। तो इसकी लास्ट जो कंडीशन है वो बी है। ये कौन सी कंडीशन है, ठोस रेखा है वही, तो ठोस रेखा है वो किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति वो कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। ठीक है भाई, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो इसका मतलब कितना होगा, ई बराबर 0, राइट भाई, ठोस रेखा है। अब देखो इसके बाद अब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, राइट, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस दिशा, इसको मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठोस रेखाएं इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाती है, गति को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब क्या हो गया, ई सदिश इक्वल टू 0। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर की तरफ है, काम कर रही है, इधर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है, राइट। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन है जब उस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उस डायरेक्शन में उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से गति करते हैं। ये आपका इस तरह से, राइट, यहाँ पे आया। इसके बाद इसके पैरेलल में यहाँ पे
ये आपका इस तरह से यहाँ पे देखो, ये इससे क्या है, थोड़ी आगे, यदि इससे कुछ क्या है, थोड़ा अधिक दूरी कवर करता है। वो दूरी क्यों कवर करता है? क्योंकि इस पर एक तरह का फोर्स लग रहा है। फोर्स बताया था मैंने आपको अभी, इस फोर्स लगता है F बराबर कितना होता है, माइनस ई होता है, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो इस पर एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स के कारण ये क्या है, उससे अधिक दूरी तय करता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो रेखा है, कौन सी है, बिंदुकित रेखा है, बिंदुकित रेखा है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, बिंदुकित रेखा है, कित रेखा है, यानी जिनको बोलते हैं डॉटेड। ये कौन सी लाइन हो गई, डार्क लाइन, डार्क लाइन हो गई, और ये क्या हो गई आपकी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन है, ठीक है। बिंदुकित रेखा है, इलेक्ट्रॉन की गति को बताती है, इलेक्ट्रॉन की गति जब क्या है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, उपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, उपस्थित है, अर्थात E सदिश नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है भाई। तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनों की गति है, ठीक है। अब इसके पश्चात आपका आता है कि अपवावेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपवावेग तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। अपवावेग को किसी लिखते हैं, वीडी से, तथा विद्युत क्षेत्र ई में संबंध, यानी उनके बनते हैं रिलेशंस। इनके अंदर क्या होता है, आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं वो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र हमने क्या किया है, आरोपित लगाया, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, अब विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तो इन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। बल क्या होता है, F बराबर QE सदिश होता है, ठीक है। चालक के लिए, धातुओं के लिए आवेशवाहक कौन होता है, आवेशवाहक कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ई हो जाएगा, राइट भाई। क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस ई, तो F सदिश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा भाई, राइट भाई। कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस ई, ठीक है। अब इस पर देखो बल कार्य कर रहा है, तो बल कार्य कर रहा है तो इस पर एक त्वरण भी काम करता है, ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, एम ए, F बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, जहां पर M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो, चूंकि F बराबर कितना होता है, एम ए होता है भाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से F की वैल्यू कितने रखेंगे, एम ए, राइट भाई। एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, माइनस ई सदिश, तो त्वरण कितना होगा इस केस में, माइनस ई अपॉन एम होगा, राइट भाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, उसका त्वरण आ जाएगा। ये समीकरण 1 दे देते हैं। तो किसका त्वरण है, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का त्वरण तब है जब उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र है इस पर, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, राइट भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूटन की गति के नियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या गति कर रहा है, तो यहाँ पर हम न्यूटन की गति का नियम
लगा सकते हैं। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से तो कितना होता है भाई, v सदिश, v बराबर कितना होता है u प्लस ए टी, v बराबर कितना होता है u प्लस ए टी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये वेग क्या है, सदिश राशि है, राइट। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, समीकरण एक से, समीकरण एक से ए सदिश का मान समीकरण दो में, समीकरण दो में कितना हो जाएगा भाई, v सदिश बराबर u सदिश माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ई सदिश अपॉन m, यहाँ पर t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 29, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं भाई, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, औसत, ठीक है। तो देखिए आगे, क्या हो जाएगा, इसको औसत लेने पर, ठीक है। इसको समीकरण दे दे, समीकरण तीन का औसत लेने पर, औसत लेने पर। अब मैंने आपको बताया कि औसत क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट भी। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एवरेज लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो v सदिश बराबर यहाँ पर हो जाएगा u सदिश का, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई सदिश अपॉन m, और यहाँ हो जाएगा औसत t। अब देखिए, अब यहाँ पर जो t आया है, ये क्या है, एक फैक्टर काम करता है यहाँ पर कि विश्रांति काल, चालकों में जो विश्रांति काल होता है, विश्रांति काल का मतलब होता है दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य लगने वाला समय, विश्रांति काल, विश्रांति काल, ठीक है। इसको लिखते हैं टो से। अब ये होता क्या चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स आयनों से टकराते हैं तो उसमें लगने वाला समय दो उत्तरोत्तर टक्करों में, उत्तरोत्तर टक्करों में लगने वाला, टक्करों में लगने वाला समय, लगने वाला समय, समय विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है, कहलाता है। इसे टो से व्यक्त करते हैं, इसे टो से, ठीक है। टो का मतलब कैसे लिखेंगे, टो ये इस तरह से, टो इसका सिंबल हो जाएगा इस तरह से, इसे टो से दर्शाते हैं। अब ये क्या होता है, एक ये क्या होता है, उस चालक के लिए एक अभिलक्षण है, क्या होता है, गुण है, अभिलक्षण गुण है ये चालक के लिए, चालक के लिए, ठीक है भाई। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 सेकंड का होता है, यानी लगभग 2 टक्कर होते हैं, उनके मध्य 10 की पावर माइनस 14 सेकंड का समय लगता है, ठीक है भाई। कितना होता है ये टो आपका, कितना होता है, 2 टक्करों के मध्य कितना समय लगता है, लगभग 10 की पावर माइनस 14 सेकंड का लगता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर u का औसत कितना होता है भाई, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये होगा। और जो वेग होगा वो कब है, जब ये आपका ध्यान देना कि वेग कब होगा, औसत वेग, औसत वेग को लिखेंगे vd से,
किससे लिखेंगे, वीडी से। वीडी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग है। और जो टो है, टो का क्या होगा, जो समय का औसत क्या है, टो है। तो ये इसमें क्या रखेंगे, ये सारी वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, राइट। तो देखते हैं कितना हो गया, इसका औसत कितना होगा, वीडी बराबर कितना होगा, 0, यू का औसत माइनस ई टो ई अपॉन एम, और ये टो हो जाएगा आपका, राइट। तो ये सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। तो वीडी क्या हो जाएगा, माइनस ई सदिश अपॉन एम, ये टो हो जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या बोलेंगे, वेग है, क्योंकि सदिश राशि है तो इसको बोलेंगे अपवाह वेग, राइट। और अगर इसका अपन औसत ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, इसका औसत मापांक लेंगे, वीडी सदिश का मोड लेंगे, तो माइनस ई सदिश अपॉन एम, यहाँ पे टो, इसका मापांक लो, मापांक लेंगे तो क्या होगा, वो अपवाह चाल होगा, अपवाह चाल कितना होगा, वीडी बराबर ई अपॉन एम टो, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से वीडी बराबर कितना होगा, ई टो अपॉन एम, ये ई हो जाएगा भाई, राइट भाई। तो यहाँ से अब देखिए जो ई होता है, ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है कूलाम। और कितना एम का मान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 19 केजी, 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। और टो का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 सेकंड का। एक धातु विशेष के लिए मतलब वो धातु किस विशेष के लिए, ठीक है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग जो मान होगा, विषांति काल का मान अलग अलग होगा। स्पेशल के लिए वो एक नियत राशि होगी, क्या होगी, नियतांक होगा। ये सारे क्या है, नियतांक है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से वीडी क्या हो जाएगा, ये सारी क्या है, नियत राशि हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो वी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ई, यानी उसके विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, यानी विद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग उतना ही अधिक होगा। अगर विद्युत क्षेत्र कम होगा तो अपवाह वेग का मान भी कम होगा। ये हमारा एक टॉपिक था, जो कि क्या है कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो इनमें संबंध क्या आता है, समानुपातिक आता है। अगर विद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा तो अपवाह वेग का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो आज के लिए इतना ही।